तो हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर आप सभी का वेलकम करता हूँ आज के इस यूट्यूब सेशन में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे आपके फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स की। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ लेन-देन की या ऐसे कुछ ट्रांज़ैक्शन की, अगर आप उन ट्रांज़ैक्शन को एक स्पेसिफाइड लिमिट से अगर ऊपर करते हैं पूरे साल के अंदर, तो उन ट्रांज़ैक्शन की जानकारी आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल जाएगी। अब वो जानकारी उनको कैसे मिलेगी, वो जानकारी उनको कौन देगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे राजा होते थे, तो राजा के क्या होते थे, बहुत सारे गुप्तचर होते थे जो क्या करते थे, उनको जो है दूसरे प्रदेश में जाके या दूसरे लोगों की क्या करते थे, जाके जानकारियाँ दिया करते थे। वैसे अब क्या हो रखा है, जो राजा का जो है जगह किसने ले लिया है? अब सरकार ने ले लिया है। अब सरकार ने भी क्या कर रखा है, अपने ऐसे गुप्तचर बना रखे हैं, ऐसे मुखबिर बना रखे हैं, जो उनको क्या करते हैं, आम लोगों की क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। तो वो लोग कौन-कौन से जो क्या करेंगे, गवर्नमेंट को क्या करेंगे, जानकारी देंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और वो लिमिट क्या है जिसको क्रॉस करने पर वो जानकारी दी जाएगी, उन दोनों का यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो बात करते हैं वो ट्रांज़ैक्शन कौन-कौन से जिसके ऊपर आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहने वाली है। अब वो ट्रांज़ैक्शन की लिस्ट उन्होंने क्या कर रखी है, अपनी जो वेबसाइट के ऊपर दे रखी है, मैंने वो लिस्ट यहाँ ओपन कर रखी है। आप देख सकते हैं, पूरा-पूरा पेज बना रखा है जिसके अंदर कुछ ट्रांज़ैक्शन दे रखे हैं। वन बाय वन सारे ट्रांज़ैक्शन को समझेंगे। तो जो सबसे पहला ट्रांज़ैक्शन है, नेचर ऑफ ट्रांज़ैक्शन में अगर आप देखेंगे, लिख रखा है वहाँ पे कि कैश पेमेंट क्या है, किस रिस्पेक्ट में परचेज़ करने के लिए बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर चेक्स। इसका एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं आपको, डीडी, राइट? तो आपने क्या किया है, डीडी के रिस्पेक्ट में आपने क्या किया है, पेमेंट किया है। वो पेमेंट कितना किया है, वो अगर आप सेकंड टेबल में देखेंगे तो वहाँ लिखा है वैल्यू ऑफ ट्रांज़ैक्शन। तो वहाँ लिखा है इफ द एग्रीगेट अमाउंट इज़ 10 लैक्स और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल में उसका जो है लिमिट कितना 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है, तो आगे आपकी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी। और वो कौन देगा? थर्ड वाली टेबल में लिख रखा है, बैंक देगी या कोऑपरेटिव बैंक देगी। देखिए क्या होता है, आप क्या करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, डीडी बनवाते हैं। तो डीडी बनवाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जितने भी अमाउंट की डीडी बनानी है, जिस नाम से भी हमको डीडी बनवानी है, हम क्या करते हैं, वो अमाउंट जाके बैंक वाले को देते हैं। बैंक वाला क्या करता है, एक चेक पे क्या करता है, उस पर्सन का नाम प्रिंट करता है और वो अमाउंट लिख देता है। तो आपके डीडी में और नॉर्मल चेक में क्या डिफरेंस होता है? मेन डिफरेंस ये होता है कि जो आपका डीडी होगा ना, कभी बाउंस नहीं होगा, कभी भी रिटर्न नहीं होगा। लेकिन आपका जो नॉर्मल चेक होता है, वो कभी बाउंस हो सकता है इनसफिशिएंट बैलेंस के रिस्पेक्ट में। लेकिन डीडी नहीं होगा, क्योंकि डीडी का जितना भी अमाउंट था ना, वो अमाउंट पहले ही क्या कर लिया, अब आपकी बैंक ने आपसे ले लिया। अब जब भी वो चेक हिट होगा, तो वो क्या होगा, पास हो जाएगा, कभी भी रिटर्न नहीं होगा। तो नॉर्मल चेक में और डीडी में ये डिफरेंस होता है। तो आपने ऐसा कोई ट्रांज़ैक्शन किया है, जिसकी जो लिमिट क्या है 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है, तो क्या होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन जो बैंक है, जिसमें आप गए थे डीडी बनवाने, वो आगे दे देगा कि ये पर्सन आया था मेरे पास में, उसने 10 लाख की या 10 लाख से ज़्यादा की जितनी भी 20 लाख की, 25 लाख की डीडी बनवाई है। और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँच जाएगी, आगे डिपार्टमेंट के पास पहुँच जाएगी। तो आपका जो सेकंड ट्रांज़ैक्शन है, वो है कैश पेमेंट फॉर द परचेज़ ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय आरबीआई। अगर आप नाम को देखेंगे तो वहाँ लिख रखा है प्रीपेड, एडवांस में ही पेड जो कर रखा है। तो ऐसी कौन-सी चीज़ होती है, तो मैं आपको बताऊँ, आपने वॉलेट यूज़ किए होंगे। जैसे बहुत सारी जो ऐप्स होती हैं, बहुत सारे जो ऑपरेटर होते हैं, उनकी क्या होती है, एक वॉलेट होता है। जैसे आपको एग्ज़ाम्पल दूँ अमेज़न का। अमेज़न का एक वॉलेट होता है, अमेज़न वॉलेट। फिर मैं बात करूँ फ़ोनपे का, आपका पेटीएम का, इनके भी क्या होते हैं, खुद के वॉलेट होते हैं। आपके ओला, उबर, इनके खुद के वॉलेट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनके अंदर अगर अमाउंट क्या करते हैं, पहले से अगर डिपॉज़िट कर देते हैं, पहले से ऐड करके रखते हैं, तो जब भी उनके अगेंस्ट में हम खर्चा बुक करते हैं ना, तो वो जो पैसा होता है ना, उस वॉलेट से कट जाता है। हमको फिर अलग से ना पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं बात करूँ, मैंने क्या किया, कोई राइड बुक करी है और उस राइड में मैंने क्या किया है, मेरा सपोज़ दैट कुछ भी अमाउंट का कोई बिल बना है, लेकिन मैंने क्या कर रखा था, पहले इस ओला मनी में क्या कर रखा था, अपना जो है पेमेंट ऐड कर रखा था। तो अब क्या होगा, जब भी वो मेरी राइड कंप्लीट होगी, तो पैसा उस जो वॉलेट में जितना भी ऐड था, उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। मुझे अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मैंने अमेज़न में कुछ पैसा ऐड कर रखा है। अब मैंने क्या करी है, कोई शॉपिंग करी है, तो पैसा उस जो है वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से वो ऐड कर रखा है, पहले ही प्रीपेड कर रखा है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है? तो मैंने ऐसा, ये जितना भी ऐड किए हैं, जितने भी अमाउंट ऐड किए हैं ना, उनकी टोटल वैल्यू क्या होगी, 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा होगी पूरे साल में मिला के, ठीक है? तो इसकी इन्फॉर्मेशन कौन देगा? मेरा बैंक देगा या कोऑपरेटिव बैंक देगा, क्योंकि वहीं से वो पैसा क्या हुआ था, उस वॉलेट में ऐड हुआ था, राइट? तो क्या हुआ सेकंड का, आपके प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट मतलब वॉलेट्स वगैरह में आप पैसा ऐड किया आपने, और वो कितना हो गया पूरे साल में, दिख रहा है एग्रीगेट पेमेंट 10 लाख है या 10 लाख से ज़्यादा है पूरे साल में, तो क्या होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन कौन देगा? बैंक देगा या कोऑपरेटिव बैंक देगा आपका, राइट?
तो आपका थर्ड और फोर्थ ट्रांजेक्शन वो नगद से रिलेटेड है, और वो नगद भी किस में होना चाहिए, करंट अकाउंट में। तो जो आपका थर्ड ट्रांजेक्शन वो बोलता है कि आपने कैश डिपॉजिट किया है आपके करंट अकाउंट में 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा, राइट, पूरे साल में। ध्यान रखना, पूरे साल में एक बार में डालो आप 50 लाख या टुकड़ों में डालो आप, तो वो क्या होगा, जिस बैंक में आपने वो करंट अकाउंट ओपन कर रखा था वो बैंक क्या करेगा, आगे जाके आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। मतलब मैं बात करूं, आपका किसी बैंक में करंट अकाउंट है, आपने उस करंट अकाउंट में क्या किया, पूरे साल में 50 लाख अमाउंट एक बार में या 50 लाख से ज्यादा अमाउंट क्या किया, टुकड़ों में अगर डिपॉजिट कर दिया, नगद जमा कर दिया, तो बैंक क्या करेगी, आपकी इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर देगी। ये तो था कैश डिपॉजिट का। ऐसे ही आपने क्या किया, कैश विड्रॉल किया है, ठीक है, करंट अकाउंट से किया है, पूरे साल में एक बार में या मल्टीपल टाइम्स में कैश विड्रॉल किया है आपने, तो वो बैंक जहाँ से आपने वो विड्रॉल किया है, वो बैंक क्या करेगी, आपकी इन्फॉर्मेशन आगे क्या कर देगी, फॉरवर्ड कर देगी। तो थर्ड जो ट्रांजेक्शन था वो था कैश डिपॉजिट का, आपने डिपॉजिट करा दिया, और फोर्थ था वो विड्रॉल का, 50-50 लाख की लिमिट है, ध्यान रखना। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये, आप क्या करें, मल्टीपल अकाउंट यूज करें। सपोज आपको क्या करना है, पेमेंट विड्रॉल करना है, आप क्या करेंगे, आपको 80 लाख रुपए चाहिए सपोज, अगर आप एक अकाउंट से कर लेंगे, एक करंट अकाउंट से कर लेंगे, जैसे आपका सपोज आपका बीओबी में आपका बैंक अकाउंट है, अगर आप वहां से विड्रॉल कर देंगे तो बीओबी आपकी इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन आपके क्या है, सपोज 4 बैंक अकाउंट है, तो आप क्या कीजिए, चारों से 20-20 लाख निकाल लीजिए, ठीक है, या अगर एक से कुछ 30 निकाल लीजिए, 40 निकाल लीजिए, बैलेंस दूसरे से निकाल लीजिए, तो वो लिमिट क्रॉस नहीं होगी। वो जो बैंक है ना, बैंक वाइज लिमिट है ये, ध्यान रखना, बैंक वाइज लिमिट है, हर बैंक की लिमिट है ये, ठीक है। तो थर्ड जो है आपका डिपॉजिट का है, और फोर्थ क्या आपका विड्रॉल का है, करंट अकाउंट से, वो भी ध्यान रखना। ऑल राइट, तो ये तो हमने बात की आपके करंट अकाउंट में डिपॉजिट की और करंट अकाउंट में विड्रॉल की। वहाँ पे एक लिमिट बता रखी थी, उसको क्रॉस करने पर आगे आपकी इन्फॉर्मेशन आपके डिपार्टमेंट के पास जा रही थी। क्या ऐसी कोई लिमिट आपके सेविंग अकाउंट पे भी है, जहाँ पे आप डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं एक लिमिट से अबव, तो आपकी इन्फॉर्मेशन आगे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड हो रही हो? क्या सेविंग अकाउंट पे भी ऐसी कोई लिमिट है? तो मैं आपको बता दूं, सेविंग अकाउंट पे ओनली डिपॉजिट के पॉइंट पे, ओनली डिपॉजिट के पॉइंट पे ऐसे एक लिमिट लगा रखी है। विड्रॉल पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जहाँ पे स्पेसिफाइड अबव से आप अमाउंट अगर निकालते हैं तो वहाँ आगे आपकी इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड होती हो। तो ओनली डिपॉजिट के पॉइंट पे है। आपने क्या किया है, किसी बैंक के सेविंग अकाउंट में अगर आपने 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा पूरे साल में क्या किया, अगर आपने कैश डिपॉजिट किया, नकद जमा किया है, तो बैंक जिसमें आपका खाता है वो बैंक क्या करेगी, आगे डिपार्टमेंट को आपकी इन्फॉर्मेशन दे देगी। तो ध्यान रखना, इस लिमिट को कंसिडर करते हुए चलना पूरे साल में जो भी आप नकद जमा कराते हैं। सो आपका जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन में बताया कि आपने क्या किया, 2 लाख रुपए ज्यादा अमाउंट रिसीव किया है किसी पर्सन से। अब वो पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिसकी इनकम टैक्स में ऑडिट होती है अंडर सेक्शन 44 AB। उस पर्सन से आपने क्या किया, 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर क्या किया, अमाउंट रिसीव किया है, तो वो पर्सन क्या करेगा, आगे डिपार्टमेंट को बताएगा कि उसने आपको 2 लाख रुपए दिए हैं, तो डिपार्टमेंट को आपकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। अब आपके जो नेक्स्ट दो ट्रांजेक्शन है वो आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है। आपने क्या किया, किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का अगर नगद भुगतान किया है 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा पूरे साल में, तो जो बैंक है जिसने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है, वो बैंक क्या करेगी, आपकी इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर देगी डिपार्टमेंट को, राइट। अब ऐसे ही अगर आपने क्या किया है, किसी बैंक का अगर आपने क्या किया, क्रेडिट कार्ड लिया है और आपने उसका पेमेंट है ना अदर देन कैश किया है, मतलब आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है, तो ऑनलाइन पेमेंट की जो लिमिट है वो है 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा। 10 लाख को भी टच कर लिया तो आपकी इन्फॉर्मेशन आगे पहुंच जाएगी, और 10 से ज्यादा किया तो नेचुरली वो तो जानी है, राइट। तो आपने क्या किया है, अगर कैश में किया है पेमेंट क्रेडिट कार्ड का तो 1 लाख की लिमिट है, अगर अदर देन कैश किया तो 10 लाख की लिमिट है। और रिपोर्टिंग कौन करेगा, वो बैंक जिसका आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है। अब आपकी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, आपने क्या किया, किसी बैंक में क्या कराई, कोई एफडी करवाई है। वो एफडी कितने की करवाई आपने, 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा की एफडी करवाई है, तो वो बैंक जिसमें आपने एफडी करवाई है वो क्या करेगी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर देगी। देखिए एफडी ना दो तरीके से होती है, एक तो नगद, और एक आपके जो ना, सपोज दैट आपके बैंक में आपका कोई सेविंग अकाउंट था, आपके सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे पड़े थे, सपोज 15 लाख रुपए, तो आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया कि जो मेरे जो पैसे पड़े हैं आपकी बैंक में, ठीक है, आप उस अमाउंट का क्या करें, आप एफडी कर दीजिए। तो आपने क्या, वहाँ पे नगद जमा नहीं किया है, वहाँ पे आपका जो अमाउंट पहले से डिपॉजिट था, आपने वहीं पे उसको बोला कि इसको एफडी में कन्वर्ट कर दो, तो वहाँ पे जो लिमिट है वो 10 लाख की लिमिट है। लेकिन आपने क्या किया, स्पेशली क्या किया, आप नगद लेके गए, नगद जाके आपने क्या किया, वहाँ पे अमाउंट दिया है, तो वो लिमिट आपकी अलग है, और आपका जो अमाउंट वहाँ पे पहले से पड़ा है उसकी लिमिट अलग है, ध्यान रखना। तो आपने अगर नगद में जाके अगर बनवाई है तो 2 लाख की लिमिट है, और आपने क्या किया है, वहीं पे अगर आपका अमाउंट पड़ा था पहले, आपने उसी को आपने एफडी में कन्वर्ट करने के लिए बोला है,
तो वो लिमिट 10 लाख की आपको। इन दोनों लिमिट को अगर क्रॉस करने पे क्या करेगा, बैंक आपकी जो रिपोर्टिंग आगे कर देगा। अब आपका जो नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन है वो आपका बॉन्ड्स और डिबेंचर से रिलेटेड है। अगर आपने पूरे साल में क्या किया है 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा के अगर बॉन्ड्स और शेयर क्या किए एक्वायर किए किसी कंपनी के, तो वो कंपनी जिसके आपने बॉन्ड्स और डिबेंचर एक्वायर किए हैं, वो क्या करेगी, आपके नेम की इन्फॉर्मेशन क्या करेगी, आगे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देगी और बताएगी कि इस पर्सन ने मेरी कंपनी के अंदर बॉन्ड्स और डिबेंचर एक्वायर किए हैं 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा। इसी तरह अगर आप क्या करते हैं किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं और वो आपने बाय किए 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा के, तो जिस कंपनी के आपने क्या किया शेयर बाय किए हैं, वो क्या करेगी कंपनी आपकी इन्फॉर्मेशन क्या करेगी आगे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देगी और बताएगी इस पर्सन ने मेरी कंपनी में जो शेयर बाय किए जिनकी वैल्यू 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है। तो बॉन्ड्स और डिबेंचर के केस में और शेयर्स के केस में क्या होगा, वो जो कंपनी है जिसमें आपने क्या किया एक्वायर किया है, चाहे बॉन्ड्स डिबेंचर किया है, चाहे शेयर्स किए हैं, वो कंपनी क्या करेगी आगे आपकी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करती है। जो आपका जो नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन है उसके अंदर क्या हो रहा है कि कोई भी कंपनी क्या कर रही है अपने जो शेयर थे, जो इश्यूड शेयर थे वो वापस क्या करती है बायबैक करती है। और उसके रिस्पेक्ट में उसने क्या किया किसी पर्सन को 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा अगर भुगतान किया है पूरे साल में, तो वो क्या करेगी उस पर्सन का नाम आगे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देगी और बताएगी कि मैंने इससे क्या किया बायबैक किया है मेरा, और वो बायबैक क्या किया है शेयर्स किए, ध्यान रखना। शेयर्स को क्या किया बायबैक किया उसने। तो पूरे साल में 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा अगर आपको कोई पेमेंट मिल रहा है बायबैक के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान रखना आपका जो नाम है वो आगे डिपार्टमेंट के पास पहले पहुँच चुका है, तो आप उसको छुपा नहीं पाएँगे। अब आपका जो नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन है वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। अगर आपने पूरे साल में क्या किया है 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा अगर किसी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स एक्वायर किए हैं, तो उस म्यूचुअल फंड का जो ट्रस्टी होगा, वो क्या करेगा आगे डिपार्टमेंट को आपकी इन्फॉर्मेशन क्या करेगा फॉरवर्ड कर देगा और बताएगा कि इस पर्सन ने पूरे साल में 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा क्या किए हैं, मेरे म्यूचुअल फंड में क्या किए हैं यूनिट्स एक्वायर किए हैं। तो आपका जो नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन है वो परचेज़ और सेल से रिलेटेड है और ये परचेज़ और सेल किसकी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की है। देखिए जब भी हम क्या करते हैं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं और उसकी अगर वैल्यू रजिस्ट्री वैल्यू 30 लाख या 30 लाख से ज़्यादा है, तो ये जो ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस होती है ओनरशिप, वो कौन करवाता है? आपका रजिस्ट्रार करवाता है। लीगली जो ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस होती है वो आपका रजिस्ट्रार करवाता है। तो जो रजिस्ट्रार होगा वो क्या करेगा आपकी इन्फॉर्मेशन क्या करेगा आगे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देगा। वो बता देगा कि ये जो परचेज़र है या ये जो सेलर है, इन्होंने क्या किया है, इतनी वैल्यू की क्या करी है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है। अगर वहाँ पे रजिस्ट्रार मौजूद है तो रजिस्ट्रार हो जाएगा, अगर रजिस्ट्रार मौजूद नहीं है तो वहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल होगा या आपका सब रजिस्ट्रार होगा। इन तीनों में से कोई भी पर्सन होगा जो आपके ट्रांज़ैक्शन की डिटेल क्या करेगा आगे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देगा। ध्यान रखिएगा जब भी आप इस तरह की कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो आप उसको उस ट्रांज़ैक्शन को आपकी जो रिटर्न में ज़रूर बताइए। आप ऐसा ना करें कि मैंने कोई प्रॉपर्टी अगर बेची है या खरीदी है तो डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा। तो आपके जो लास्ट 2 ट्रांज़ैक्शन है वो आपके फॉरेन करेंसी से रिलेटेड है। आप क्या करते हैं जब भी फॉरेन घूमने के लिए जाते हैं, तो आप क्या करते हैं फॉरेन करेंसी को एक्वायर करते हैं। तो अगर आपने क्या किया किसी ऑथराइज्ड डीलर से क्या किया है अगर फॉरेन करेंसी को एक्वायर किया है और वो जो एक्वायर किया है, उसके अगेंस्ट में आपने क्या किया उसको पेमेंट किया है, राइट? और वो जो पेमेंट है वो 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है इंडियन रुपीज़ में, तो क्या होगा वो जो ऑथराइज्ड डीलर है, जो वो मनी चेंजर है, वो क्या करेगा आपकी रिपोर्टिंग क्या करेगा आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को फॉरवर्ड करेगा। वो बताएगा कि इस पर्सन ने मेरे से फॉरेन करेंसी खरीदी है और उसके अगेंस्ट में उसने मुझे 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा क्या किया है अमाउंट दिया है। लेकिन वो तभी करेगा रिपोर्टिंग जब आपने उसको जो इंडियन रुपीज़ में जो पेमेंट किया है ना वो 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है। अगर 10 लाख या 10 लाख से कम है तो वो आगे रिपोर्टिंग नहीं करेगा। सो आपका जो लास्ट ट्रांज़ैक्शन है वो बोलता है कि अगर आप क्या करते हैं फॉरेन करेंसी में क्या करते हैं, अगर आप कोई एक्सपेंसेस करते हैं थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ट्रैवलर चेक, ड्राफ्ट से, और उस जो एक्सपेंसेस की जो वैल्यू है इंडियन रुपीज़ में 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है, तो ध्यान रखना आपकी जो रिपोर्टिंग है ना आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो जाएगी। और वो कौन करेगा? आपका ऑथराइज्ड डीलर करेगा, मनी चेंजर करेगा, ऑफशोर बैंकिंग करेगा, या जो भी पर्सन जो क्या करता है एक्सचेंज करने के लिए, मनी को एक्सचेंज करने के लिए, करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए क्या ऑथराइज़ है। तो ये सारे पर्सन क्या कर देंगे आपकी जो रिपोर्टिंग आगे कर देंगे। अब तो यहाँ पर वन बाय वन करके हमने सारे वो ट्रांज़ैक्शन देख लिए जिसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहने वाली है। उन लिमिट को पहचाना हमने और वो स्पेसिफाइड पर्सन को हमने पहचाना जो हमारी इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुँचाएँगे। अब हमको करना क्या है? जब भी हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है अपना एआईएस, टीआईएस और 26 एएस को चेक करना है। क्योंकि यही वो पोर्टल है एआईएस, टीआईएस और 26 एएस जहाँ पर हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो कि गवर्नमेंट के पास में है वो रिफ्लेक्ट होती है। हमारी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि गवर्नमेंट के पास में है, वो अपने एआईएस, टीआईएस और 26 एएस पर शो होती है। सपोज़ दैट जैसे मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करी है,
तो प्रॉपर्टी अगर मैं परचेज़ करूँगा तो मेरे एआईएस में दिखेगी और 26 में उसका जो है टीडीएस कटा हुआ दिखेगा, राइट? तो अब मुझे क्या करना है, जब भी ऐसी कोई इनकम या ऐसा कोई खर्चा जिससे रिलेटेड क्या हो रहा है, आपके एआईएस पे 26 एज पे इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, तो उससे रिलेटेड मुझे कोई भी अपनी इनकम है छुपानी नहीं है। उसको पूरा का पूरा ट्रू एंड फेयरली क्या करना है, अपनी रिटर्न में शो करना है। सपोज़ दैट मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची, अब मैंने प्रॉपर्टी बेची तो सामने वाले पर्सन ने मेरा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में क्या किया, टीडीएस काटा। सपोज़ दैट मैंने उसको 70 लाख की प्रॉपर्टी बेची, तो आपको पता है ये 50 लाख से ऊपर आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्या होता है, टीडीएस कटता है। तो 26 एएस में मेरा जो टीडीएस कटा हुआ दिख गया मुझे। तो ये इन्फॉर्मेशन पहले से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास में है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है कि मैंने कोई अपनी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करी है जिसके अगेंस्ट में मेरा टीडीएस कटा हुआ है 194 आईए में। अब होगा क्या, अगर मैंने वो अपनी इनकम रिटर्न में शो नहीं करी, जबकि वो मेरे 26 एएस में शो हो रही है, इसका ये प्रूफ है कि गवर्नमेंट को पता है कि भाई मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, फिर भी मैंने अगर अपनी वो उस इनकम को अपनी रिटर्न में शो नहीं किया, तो मेरे अगेंस्ट में कभी भी कोई भी एक्शन हो सकता है 6 साल तक, याद रखना। तो आपकी जो भी इनकम जो आपकी एआईसीएस में आ रही है, 26 एएस में आ रही है, उसको आप कभी भी छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये तो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास में ऑलरेडी मौजूद है और उस पे एक्शन 6 साल तक कभी भी हो सकता है। तो जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, सबसे पहले एआईएस, टीआईएस और 26 एएस चेक करें और उसी के अकॉर्डिंग क्या करें, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।